पूरे दिन नेगेटिव खबरें सुन सुनकर आप परेशान हो चुके होंगे, इसलिए अब आपको कुछ ऐसी खबरें बताते हैं जिनसे आपको संतोष होगा, खुशी मिलेगी। डीएनए में खबरों के विश्लेषण की शुरुआत आज एक मशहूर कथन से करनी जरूरी है और इसे ध्यान से सुनिएगा। बंदूक से ज्यादा ताकत योजनाओं में होती है। जब हम अपने दुश्मनों को अपनी बंदूक नहीं लेने देते तो फिर हम उन्हें अपनी योजनाओं की जानकारी कैसे दे सकते हैं। ये बात कहने वाले शख्स का नाम था जोसेफ स्टालिन, जो वर्ष 1920 से वर्ष 1953 तक सोवियत यूनियन के प्रभावशाली नेता थे। ये कथन भारत के संदर्भ में नहीं है, लेकिन आज के माहौल से इसका गहरा रिश्ता है। सरकार लोगों को बिना कुछ बताए काले धन पर सर्जिकल स्ट्राइक कर चुकी है और तब से काला धन रखने वालों की स्थिति आखिरी सांस ले रहे किसी मरीज की तरह हो गई है और इसका असर कश्मीर घाटी में भी देखने को मिल रहा है। बंदूक और पत्थर के दम पर जम्मू कश्मीर की फिजाओं में नफरत का जहर घोलने वाले लोग भी अब अपना मुंह छिपाकर भाग चुके हैं। नोटबंदी की वजह से देश के अलग अलग हिस्सों में आपने बैंक्स और एटीएम्स के बाहर ईमानदार लोगों की लंबी लंबी कतारें जरूर देखी होंगी। लगभग पूरा देश काला धन के खिलाफ छेड़े गए इस युद्ध में अपना योगदान दे रहा है, लेकिन दूसरी तरफ इस फैसले ने कश्मीर के पत्थरबाजों को बिल्कुल बेरोजगार कर दिया है। कश्मीर के अलगाववादी नेताओं की दुकानें बंद हो चुकी हैं और आप अपने दिमाग पर आज जोर डालिए और सोचिए कि कश्मीर में अलगाववादियों और पत्थरबाजों की वारदातों की खबर आपने आखिरी बार कब देखी थी या कब सुनी थी। आपको आसानी से ऐसी घटना अब याद नहीं आएगी। पिछले कुछ दिनों में अलगाववादी और पत्थरबाज कश्मीर में बिल्कुल ठंडे पड़ चुके हैं, क्योंकि उनकी जेबों में छेद हो गए हैं। इसके अलावा देश के अंदर विद्रोह के बीज बोने वाले नक्सलवादियों को भी अब यह समझ में नहीं आ रहा कि अब वो करें तो क्या करें। पाकिस्तान में आतंकवादी बैठे बैठे कंगाल हो गए हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और उसके पाले हुए दाऊद इब्राहिम जैसे आतंकवादियों की जेब पर इस फैसले का बहुत बड़ा असर दिखाई दिया है, क्योंकि वहां पर जाली नोटों की फैक्ट्रियों में अब सन्नाटा है। हवाला के जरिए भारत में आने वाले करोड़ों रुपए अब कागज के टुकड़ों में तब्दील हो चुके हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि कश्मीर के बच्चों की जिंदगी में पढ़ाई वाले दिन अब फिर से लौट आए हैं और वहां के 95% बच्चों ने कल 12वीं क्लास की परीक्षा दी, जबकि आज 10वीं कक्षा की परीक्षा में 98% बच्चे शामिल हुए और कहीं से भी किसी अप्रिय घटना की खबर नहीं आई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पत्थरबाजों की फौज को पत्थर फेंकने के लिए पैसे नहीं मिल रहे और अलगाववादियों के पास खुद अपनी दुकानें समेटने के लिए पैसे नहीं बचे हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान से भेजे गए पैसों से नफरत का कारोबार चला रहे थे। ये एक बहुत बड़ी खबर है जो ये साबित करती है कि जम्मू कश्मीर में पथराव के लिए अलगाववादी 1000 और 500 रुपए के पुराने नोटों का इस्तेमाल करते थे और यही कारण है कि पिछले कुछ दिनों से आपको ऐसा लग रहा होगा कि अलगाववादी बिल्कुल ठंडे पड़ चुके हैं। अब आपको ऐसी कोई खबर कश्मीर से सुनने को नहीं मिल रही। हम इस पूरी खबर का तस्वीरों की मदद से आज विश्लेषण करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको यह बताना जरूरी है कि किस तरह एक पॉजिटिव फैसले ने आतंकवाद और नक्सलवाद का बजट बिगाड़ कर रख दिया है। जी न्यूज को गृह मंत्रालय के सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 500 और 1000 रुपए के नोट बंद होने का सबसे बड़ा नुकसान हवाला नेटवर्क को पहुंचा है। आपको याद होगा डीएनए में इसी वर्ष 18 जुलाई को मैंने आपको यह बताया था कि कैसे पिछले 20 वर्षों में कश्मीर घाटी में कम से कम 17,000 करोड़ रुपए अवैध तरीके से भेजे गए थे। ये एक खतरनाक प्लान है जिसमें पैसे के दम पर घाटी में बड़े पैमाने पर जमीनें खरीदी जा रही हैं और जमीनों पर कब्जा करके मस्जिदों पर नियंत्रण करने की कोशिश हो रही है। सूत्रों के मुताबिक 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट पर प्रतिबंध लगने से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के करीब 12 लाख करोड़ रुपए बेकार हो गए हैं। पाकिस्तान के लाहौर, पेशावर और क्वेटा में नकली भारतीय करेंसी छापने की फैक्ट्रियां हैं जिन पर अब ताला लग चुका है। आपको बता दूं कि आईएसआई जाली नोटों का इस्तेमाल भारत पर आतंकवादी हमले और आतंकी गतिविधियों की फंडिंग के लिए करती है। कश्मीर में हवाला और जाली नोटों का कारोबार सालाना 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की कमाई का 30 से 40% हिस्सा भी जाली नोटों के कारोबार से आता है। ये वही 500 और 1000 रुपए के पुराने नकली नोट हैं जो हाफिज सईद की मदद से कश्मीर में अलगाववादियों तक पहुंचते थे। इस तरह पैसे मिलने के बाद
अलगाववादी कश्मीर के बेरोजगार लोगों को और वहां के युवाओं को बहला फुसलाकर ये पैसा देते थे और उन्हें पत्थरबाज बनाकर घाटी में हिंसक वारदातों को अंजाम देते थे। जो आतंकवादी कश्मीरी युवाओं को सेना और पुलिस पर पथराव के लिए उकसाते हैं, उन्हें 5,000 रुपए दिए जाते हैं। पत्थर फेंकने और ग्रेनेड फेंकने वाले युवाओं को प्रतिदिन 100 रुपए से लेकर 2,500 रुपए तक की रकम मिलती थी। कश्मीरी आतंकवादियों को एक हमला करने के लिए 3,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक दिए जाते थे, जबकि भारत में घुसपैठ करके आतंकवादी हमला करने वाले घुसपैठियों को पाकिस्तान की तरफ से 50,000 रुपए दिए जाते थे। एक अनुमान के मुताबिक झारखंड में सक्रिय नक्सली संगठन हर वर्ष करीब 300 करोड़ रुपए व्यापारियों और कारोबारियों से वसूलते थे। इनमें से ज्यादातर नोट 500 और 1,000 रुपए के ही होते हैं। नक्सली इन पैसों का इस्तेमाल हथियार और गोला बारूद खरीदने के लिए करते थे, लेकिन 500 और 1,000 रुपए के नोट बंद होने के बाद उनकी जमा पूंजी अब बिल्कुल बेकार हो गई है और उनका बजट बिगड़ चुका है। एक अनुमान के मुताबिक नक्सलियों ने हर राज्य को 10 से 12 जोन्स में बांटा हुआ है। एक साल में हर जोन से औसतन 40 से 50 करोड़ रुपए की वसूली होती है। एक वर्ष में ये वसूली 400 से 500 करोड़ रुपए तक हो जाती है। एक अनुमान के मुताबिक नक्सलियों के पास कम से कम 12,000 करोड़ रुपए का कैश है, लेकिन बोरों में भरा उनका ये काला धन अब सिर्फ रद्दी बनकर रह गया है। यानी अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 500 और 1,000 रुपए के पुराने नोट पर सर्जिकल स्ट्राइक करके न सिर्फ काला धन रखने वालों की कमर तोड़ दी गई है, बल्कि आतंक की फंडिंग करने वालों से लेकर आतंक की फैक्ट्री चलाने वाले आतंकवादी संगठनों और नक्सली संगठनों को भी बर्बाद कर दिया गया है। ना पत्थरबाज हैं, ना आतंकवाद। नक्सली बेहाल हैं और पत्थरबाज बेरोजगार। आतंकवाद और नक्सलवाद पर करेंसी क्रांति का डबल अटैक। स्कूलों में पढ़ाई न हो, बच्चे अच्छी तालीम हासिल न कर सके, हिंसा की आग में घाटी झुलसती रहे, इसके लिए अलगाववादियों को फंडिंग की जाती थी। लेकिन भारत ने ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक की कि एक पल में स्कूल भी खुल गए, पत्थरबाज भी भाग गए, अलगाववादियों की दुकानें भी बंद हो गई और शांति के माहौल में कश्मीर में 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं भी हो गई। अच्छा पेपर था, मतलब जैसे मैंने पिछले साल देखा पेपर ऑलमोस्ट वैसा ही था। अब एक चीज़ है, अब रिलैक्सेशन की थी। अगर शॉर्ट टाइप तीन करने थे, हमें एक ही बोला करने के लिए। मल्टीपल चॉइस 4 थे, हमें 2 ही बोले करने के लिए। लॉन्ग टाइप जैसे होते थे वैसे ही हमें आ गया, मतलब हमें हो गया, इससे फ़ायदा ही। लेकिन एक तरफ से नुकसान भी है, क्योंकि 50% सिलेबस अगर हमें अभी है 10th में, अगर एक इंसान हमें आदत हो गई 8th में मास प्रमोशन हो गई, अगर एक इंसान को पहले ही आदत है कि 2020 मैच खेलने की, आगे जाके हमें वर्ल्ड कप जीतना है, तो हमें वनडे की आदत तो होनी ही चाहिए ना। हमें फुल सिलेबस होना चाहिए एग्जाम में। जी पेपर बहुत अच्छा आया था। पेपर्स में बहुत लीनियंसी थी। एज गवर्नमेंट सेट पेपर्स बहुत आसान आएंगे। बहुत अच्छे पेपर्स आए थे जो कि बच्चा एक कर सकता था। बहुत बच्चे जो थे जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे, वहाँ पे ज़्यादा अच्छी प्रोवाइडेशन नहीं होती थी, तो वो ट्यूशन्स पे ही थे। तो ज़्यादा बच्चे ट्यूशन नहीं जा पाए, स्कूल नहीं जा पाए, घर पे ही करना पड़ा सब कुछ, तो इसीलिए इससे तो एजुकेशन पे असर पड़ा ही। मतलब हम लोग 4 महीनों में स्कूल नहीं जा पाए और हमने अपना 100% कवर नहीं किया था। उसके बाद इन लोगों ने जब बोला 100% होगा सिलेबस, तब तो हम कुछ नहीं कर पाते। लेकिन जब 50% हुआ तब हमने फिर मतलब रिलैक्सेशन के बारे में जब बोला, हमने फिर अच्छे से मतलब प्रिपेयर किया। लॉस तो सबसे ज़्यादा एजुकेशन का ही हुआ, बाकी सारी चीज़ें तो हो जाएंगी, मगर जो बच्चों के एजुकेशन में, क्योंकि इनमें फ्यूचर में इसका असर पड़ेगा। जब इनके हायर एग्जाम्स के लिए, मास्टर्स के लिए एग्ज़ाम देने हैं, तब इसका असर पड़ेगा उनको।
कश्मीर के इन बच्चों के चेहरे पर छाई हंसी बता रही है कि कैसे वो स्कूल जाने को तरस रहे थे, लेकिन नफरत का एजेंडा चलाने वाले अलगाववादियों और पत्थरबाजों की फौज इनके रास्ते में सबसे बड़ी अड़चन थी। तालीम ही विकास का रास्ता है, ये भारत में मंजूर है सबको, और यही भारत का जवाब है किसी के भी नापाक इरादों को कि आप स्कूलों पर हमला करोगे, आप शिक्षा रोकने की कोशिश करोगे, शिक्षा रुकेगी नहीं, चलेगी और सफल भी होगी। तो ये आज बहुत अच्छा समाचार है, इसलिए मैं खुशी व्यक्त करता हूँ। घाटी में परीक्षाएं आरंभ हुई, लगभग 95% 95% बच्चों ने परीक्षा में भाग लिया। अब इससे दो बातें सिद्ध होती हैं। एक तो ये कि कश्मीर का आम नौजवान, कश्मीर का आम बच्चा, कश्मीर का आम विद्यार्थी इस प्रकार की परिस्थिति का और इस प्रकार का जो वहां पर वातावरण बिगाड़ने का प्रयास किया गया है उसका समर्थन नहीं करता। और दूसरा एक संदेश हम सब के लिए, विशेषकर उन लोगों के लिए जो आतंकवाद का साथ देते हैं, कि हम अपने बच्चों की और युवाओं के भविष्य को किसी भी कीमत पर, कहीं पर भी उसको फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। उसको किसी भी प्रदर्शन अथवा किसी भी राजनीतिक कारण से किसी युवा का, किसी विद्यार्थी का भविष्य बिगड़ता है तो हमें हमारे बच्चे माफ करने के लिए तैयार नहीं है। सरकार का कहना है कि काले धन पर पीएम मोदी के फैसले का असर न केवल कश्मीर में हुआ है, बल्कि देश के दूसरे हिंसाग्रस्त इलाकों पर भी सीधा असर पड़ा है। निश्चय ही ये बात इस बात का प्रमाण है कि ये जो निर्णय लिया गया है सही दिशा में लिया गया। इससे आतंकवाद पर अंकुश लगने का काम होगा, न केवल कश्मीर घाटी में बल्कि पूर्वोत्तर में भी, वहां पर भी इस प्रकार के हमें प्रमाण मिले हैं। और साथ ही साथ आने वाले समय में दूरगामी इसके परिणाम रहेंगे और पॉजिटिव परिणाम रहेंगे। पिछले 4 महीने से कश्मीर हिंसा की आग में जल रहा था। सुरक्षा बलों पर पैसे देकर पत्थरबाजी कराई जा रही थी। पाकिस्तान से आतंक की धड़ल्ले से फंडिंग की जा रही थी। लेकिन नोटबंदी का फैसला आतंक की फंडिंग पर सबसे घातक प्रहार साबित हुआ। ये आतंकवाद को पैसा कौन देता है? ये नक्सलवाद के पास रुपए कहां से आते हैं? ये उग्रवाद के पास पैसे कहां से आते हैं? भाइयों बहनों, सीमा पार से हमारे दुश्मन वहां पर नकली नोटे छाप करके हमारे देश में घुसेड़ रहे हैं। अब जब ये नोट बंद हो गए हैं तो ऐसे में अलगाववादियों को कश्मीर घाटी में अराजकता और बंद बुलाए जाने के लिए मिलने वाला पैसा भी बंद हो गया। एक तरह से कहें तो नफरत वालों की दुकान का शटर डाउन हो गया। Cancellation of tender value of 500 and 1000 notes is a measure taken by the government to check the misuse of these high value notes by the sponsors of terror and also the black money holders. That is the purpose behind this move. पाकिस्तान में ISI नकली करेंसी की छपाई करती थी। इन नकली नोटों को अलगाववादियों के जरिए कश्मीर में भेजा जाता था। अलगाववादी पाकिस्तान से मिले इन पैसों से बेरोजगार युवकों को हथियार बनाकर पत्थरबाजी कराते थे, आगजनी कराते थे। 8 नवंबर के बाद से कश्मीर में एक भी पत्थर फेंकने की घटना नहीं हुई है। सुरक्षा बलों पर पत्थर फेंकने के लिए 500 रुपए दिए जाते थे, आगजनी करने के लिए 1000 रुपए। प्रधानमंत्री मोदी ने टेरर फंडिंग को बिल्कुल जीरो पर लाकर खड़ा कर दिया है। अब पत्थरबाजों को पैसे नहीं मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 500 और 1000 के पुराने नोट बंद करने के ऐलान के बाद से पाकिस्तान से ऑपरेट जाली नोटों का नेटवर्क बुरी तरह ध्वस्त हो चुका है। अलगाववादी और आतंक फैलाने वाले संगठन कंगाल हो चुके हैं। लेकिन इसका असर सिर्फ कश्मीर के आतंकवाद पर पड़ा हो, ऐसा नहीं है। 500 और 1000 का नोट बंद होने से पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। एक भी गोली चलाए बिना भारत ने
दाऊद इब्राहिम, हाफिज सईद और आईएसआई की भी कमर तोड़ दी है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक 500 और 1000 रुपए पर बैन से आईएसआई के 12 लाख करोड़ रुपए बेकार हो गए हैं। सीमा पार से जाली नोटों का कारोबार चौपट हो गया है। दाऊद के हजारों करोड़ रुपए डूब गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आईएसआई, हाफिज सईद और दाऊद की तिकड़ी को तगड़ा झटका दिया है और इस झटके से उबरने में पाकिस्तान के इन सरपरस्तों को सालों लग जाएंगे। एक रिसर्च के मुताबिक नकली नोटों में सबसे बड़ा हिस्सा 1000 रुपए के नोटों का है। हर एक नकली नोट छापने में आईएसआई को 30 से 40% का फायदा होता है और आईएसआई जाली नोटों का इस्तेमाल आतंकी हमलों और अलगाववादियों की फंडिंग के लिए करती है। लेकिन अब इस फंडिंग पर लगाम लग चुकी है। इसका असर कश्मीर घाटी में भी देखा जा रहा है। गृह मंत्रालय की खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक 8 नवंबर के बाद से घाटी में पत्थरबाजी और हिंसा की घटनाओं में 90% तक की कमी आई है। आतंकवाद हो या फिर नक्सलवाद, 500 और 1000 के पुराने नोट बंद होने से सबकी कमर टूट गई है। हालात ऐसे हो गए हैं कि नक्सल प्रभावित राज्यों में नक्सली काले धन को बैंक में जमा करवाने के लिए लोगों को डरा धमका रहे हैं। एक आध दो मामलों में कार्रवाई भी इसमें होने जानी है, जहां नक्सलियों का पैसा लोगों ने बैंकों में डिपॉजिट करते हुए फिर वापस नक्सलियों को देने की कोशिश की है। इस पे इंटेलिजेंस एजेंसीज की भी निश्चित तौर पर नज़र है और सीआरपीएफ को इसके बारे में अगर जानकारी मिलेगी तो हम लोग निश्चित तौर पर इसमें कार्रवाई करेंगे और प्रोएक्टिवली कार्रवाई करेंगे। कुल मिलाकर देश हित में उठाए गए इस कदम का पूरा देश एक स्वर में समर्थन कर रहा है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान और उसके पाले हुए अलगाववादियों और देश के खिलाफ काम करने वाले नक्सलवादियों को ये समझ में नहीं आ रहा कि अब करें तो क्या करें, क्योंकि उनकी काली अर्थव्यवस्था की नस कट चुकी है और उनके तमाम रास्ते अब बंद हो चुके हैं। दिल्ली से मनीष शुक्ला और श्रीनगर से खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अभी आपने जो रिपोर्ट देखी उसे देखकर कम से कम आपको इस बात का एहसास तो हो गया होगा कि 500 और 1000 रुपए के नोट पर सर्जिकल स्ट्राइक करना कितना जरूरी हो गया था। जम्मू कश्मीर से आई बच्चों की तस्वीरें एक सुखद संकेत हैं।